जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आगमन स्टडी पॉइंट में। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे सीटेट के एग्जाम में जो विज्ञान का प्रश्न पूछा जाता है वो किस प्रकार से पूछा जाता है। यदि आपने अगर इन विज्ञान के प्रश्नों का उत्तर आपने बेहतर तरीके से दे दिया और आप इस पूरे प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व कर लिए तो 100% है कि आपके एग्जाम में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और इनसे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर देखिए, क्योंकि आपके गणित और विज्ञान से जो प्रश्न होते हैं 31 से 60 तक का जो प्रश्न होगा वो गणित का होगा और उसके बाद में 61 से लेकर के आपका जो 90 तक का प्रश्न होगा वो विज्ञान का होगा। तो यहाँ पर आपके जो सीटेट प्रथम पेपर की तैयारी करने वाले हमारे साथी हैं वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर आपके सामने प्रश्न आपके लिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही मिलान का निरूपण करता है। देखिए इसमें जो है आपका मैच द फॉलोइंग दिया गया है, तो मैच द फॉलोइंग में हमको मैच कराना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो आपका प्रश्न है सबसे पहले लिखा है सिकुड़कर और शिथिल होकर शरीर की गति में जो सहायता करती हैं उनको क्या कहा जाता है। तो उनको क्या कहा जाएगा आपको यहाँ पर बता दें कि उनको पेशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेशी कहा जाता है, यानी कि ए के जो आपके मिलान में आएगा वो सेकंड आएगा। उसके बाद में लिखा गया कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है। तो कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं अस्थि। तो आपका उत्तर इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें उत्तर सही हो जाएगा बी में चौथा। उसके बाद लिखा कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है। तो कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है उसको क्या कहा जाता है? उपास्थि कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा इसमें सी में। अब उसके बाद में आपका डी कह रहा है कि वक्ष की अस्थि और मेरुदंड को जोड़कर बक्से की जो रचना तैयार करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है साथियों पसली पिंजर। तो आपका इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? इसमें उत्तर सही हो जाएगा थर्ड, यानी कि डी का थर्ड सही हो जाएगा। तो इसलिए इसके हिसाब से जो आपका उत्तर सही होगा इसके अनुसार दूसरा उत्तर आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद में आप देखें कि आपका 62वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि दो से अधिक हार्मोन स्रावित करती है। तो 62 वाले प्रश्न में आपका सही उत्तर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ये मानवों में दो से अधिक हार्मोन्स का स्राव करती है। अब इसके बाद 63वां प्रश्न है आपका नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। देखिए आपका ऑप्शन कह रहा है कि सभी धातुएं ठोस होती हैं या सभी धातुएं कठोर होती हैं, सभी धातुएं गैस होती हैं, सभी अधातुएं अतन्य यानी तन्य नहीं होती हैं। तो इसमें उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें उत्तर नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि सभी धातुएं तन्य नहीं होती हैं। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है वाई कोई मानव निर्मित रेशा फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। तो वाई क्या हो सकता है? तो इसमें उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें उत्तर आपका सही हो जाएगा रेयान जो होता है यह एक प्रकार का जिसे कहते हैं प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है। अब इसके बाद में आपका अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए। इन प्रश्नों को लाने का केवल मेरा इतना ही मोटिव है साथियों कि आप इससे देख सकें कि आपके विज्ञान के प्रश्न किस प्रकार से सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपकी इसके अनुसार तैयारी का क्या स्तर है इसको आप इससे माप सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए। अब एक तरफ आपका ईंधन रखा गया है, एक तरफ ऊष्मीयमान है, एक तरफ अवस्था है और एक तरफ आपका ज्वलन ताप है। अब इसमें आपके सामने उच्च है और उसकी अवस्था ठोस लिखी गई है और उच्च आपका ज्वलन ताप रखा गया है। मध्यम गैस और उच्च लिखा गया है, मध्यम गैस अवस्था और उसके बाद में मध्यम लिखा गया है। निम्न ऊष्मीयमान में द्रव की जो अवस्था होती है द्रव अवस्था और ज्वलन ताप आपका निम्न दिया गया है। तो इस प्रश्न में आपका 65 वाले प्रश्न में 3 का सी सही हो जाएगा। अब इसके बाद में आपका 66वां प्रश्न कह रहा है किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को क्या कहा जाता है। तो जो विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज होती हैं साथियों उनको विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहा जाता है। तो आपका 66 में आपका प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 3 सही होगा। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 67 धातु यक्ष और धातु वाई को उसके लक्षण विलयन से स्थापित कर देती है परंतु धातु जेड को उसके लक्षण विलयन से स्थापित करने योग्य नहीं है। इनमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर धातुओं की अभिक्रियाशील से
अवक्रियाशीलता से प्रश्न पूछा गया है, तो जो आपका 67 में उत्तर होगा इसमें हो जाएगा 3 का जेड, यानी कि जो जेड है वो आपकी अवक्रियाशील धातु होती है। अब इसके बाद में आपका प्रश्न संख्या 68 है। यहाँ पर किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तथा पूर्णतः विसरित ढंग से परावर्तित हो जाती हैं। आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कहते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने जो आपका ऑप्शन दिया गया है यह आभासी और समान साइज का होगा, वास्तविक और आवर्धित होगा, या आभासी या आवर्धित होगा, और कोई प्रतिबिंब नहीं होगा। तो इसमें आपका जो उत्तर सही होगा, इसमें उत्तर आपका चौथा सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर है 69। अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किसके अधिक बल लगाना चाहिए। तो यहाँ पर जो कहा गया है साथियों कि किससे अधिक बल लगाना चाहिए, तो देखिए इसमें जो आपका उत्तर सही होगा, यानी स्थैतिक घर्षण बल से अधिक बल हमको क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 70। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। लिखा गया कंपन की आवृत्ति निम्न है तो तारत्व उच्च होता है, या ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति द्वारा किया जाता है। अगला, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। अगला लिखा गया ध्वनि का तारत्व उसके आयाम द्वारा निर्धारित होता है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा तीसरा सही होगा, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। इसके बाद प्रश्न संख्या 71। नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक हैं। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन लिखा गया टोटी का जल, शैम्पू, शहद, या लवण विलयन, नींबू का रस, सिरका। अगला, शैम्पू, वनस्पति तेल, आसुजल, चीनी का विलयन, सिरका, नींबू का रस। तो आपका जो 71वां प्रश्न होगा उसमें उत्तर तीसरा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों आपके एग्जाम में आपके जो साइंस के आपके प्रश्न होते हैं वो पूछे जाने वाले होते हैं, और उनको इसी प्रकार से आपको देख करके बेहतर तरीके से आपको थ्योरेटिकल क्लास पहले कंप्लीट करनी चाहिए, और उसके बाद में आप इन प्रश्नों का आप उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद में साथियों हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कुछ प्रश्न आपके ऐसे होंगे जो हमारे पेडागोजी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोग उनकी तरफ भी यहाँ पर बढ़ते हैं साथियों। अब यहाँ पर आपके सामने दोस्तों जो आपके पेडागोजी से प्रश्न पूछे जाते हैं मैं उनको दिखाना चाहूंगा कि आपके पेडागोजी से प्रश्न साइंस से कैसे पूछे जाते हैं। देखिए आपका ये जो प्रश्न लिखा है ये पेडागोजी का प्रश्न है। लिखा, निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आपका ऑप्शन है विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है। अगला, विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है, या विज्ञान जो वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है। तो आपके इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा 2 कि विज्ञान प्रकृति में एक क्या होता है, सामाजिक होता है, और ये प्रकृति में ही जो है समाज के साथ में इंटरेक्ट करके ही जो है सारी चीज़ों को बच्चों को सिखाने का काम करता है। अब इसके बाद में आपका 79 है, ये भी आपके पेडागोजी का प्रश्न है। विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ क्या है। ऑप्शन दिया गया कि विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ में कैसे विकसित होती हैं उसका समावेश है, या शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन करता है, या पाठ्य वस्तु का तुच्छीकरण करता है, या विज्ञान के उचित मजेदार तत्वों को शामिल करना होता है। तो आपका इसमें उत्तर जो सही होगा, इसमें उत्तर 2 सही होगा, क्योंकि शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन करना ही विज्ञान की पाठ्यचर्या में उसकी वैधता का अर्थ होता है। अब इसके बाद में आपका जो प्रश्न है ये एनसीएफ से है। एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है। आपका ऑप्शन है अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने में जोड़ना जाना चाहिए। अगला है अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए, या अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए, या लिखा गया अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है। तो आपके इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 2 यानी ए और बी ऑप्शन आपका ये जो है सही कहा जा रहा है, तो इसलिए आपका उत्तर दूसरा सही हो जाएगा। अब इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से पहचानें जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है। ऑप्शन है
वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं, या सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा और परखा जाता है, या जब एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा बहुत अधिक समर्थन मिलता है तो वह नियम बन जाता है। अगला है कि आने वाले समय में विज्ञान समाज की अधिकांश समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर हो जाएगा वह पहला उत्तर सही होगा, क्योंकि वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत सारे विश्वास करते हैं। अब इसके बाद में साथियों आपके कुछ इसी पेडागोजी से प्रश्न जो आपके देखने को, अब यहाँ पर दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, वाई कोई ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल हरित लवक जिसे कहते हैं नहीं होता है। तो वाई क्या हो सकता है, और वो क्या हो सकता है आइए देखें। कसकुटा हो सकता है, अमरबेल जिसे कहते हैं, शैवाल हो सकता है, घटपर्णी या पिचर पादप जिसको कहते हैं पिचर प्लांट, या मेपल वृक्ष हो सकता है। तो आपका इसमें उत्तर सही हो जाएगा कसकुटा हो सकता है जिसको अमरबेल कहते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। लिखा गया बृहदान्त्र क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है। बृहदान्त्र में पाचित भोजन का अवशोषण होता है। बृहदान्त्र में भोजन का परिपाचन होता है। या बृहदान्त्र में अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। तो इसमें जो उत्तर सही होगा पहला सही होगा, क्योंकि बृहदान्त्र जो होता है वो क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है। तो ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। अब आपका सबसे लास्ट प्रश्न आपके विज्ञान से, जो आपके विज्ञान के प्रश्न में पूछा जाता है, 90 तक के आपके प्रश्न विज्ञान से होते हैं। तो रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन लिखा गया, रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, या प्यूपा कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है, या रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होते हैं। अगला लिखा, रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। तो इसमें जो उत्तर सही होगा साथियों, इसमें उत्तर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि आपका जो रेशम कीट का जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए देखा जाए तो प्यूपा कोशित विकसित होकर कैटरपिलर ये बन जाता है। तो आज के लिए साथियों इतना ही, क्योंकि आज की क्लास में हमें केवल इतना दिखाना था कि आपके विज्ञान के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, और इनसे आपको ये सीख मिल जाएगी कि साथियों हमारे विज्ञान के प्रश्न में जो प्रश्नों का लेवल होता है वो किस प्रकार से होता है, और अभी समयानुसार हम उसकी तैयारी कर सकते हैं। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपको इससे संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।